नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलेंगे, उसके अलावा क्विज़ेस मिलेंगे, प्लस जो पीडीएफ्स होती हैं, जो लॉन्ग रिवीजन की वीडियोस हैं उनकी जो पीडीएफ्स है वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। चलिए आज हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स जो है वो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर बार इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। या तो 4 पीस में से आएगा या 7 पीस में से आएगा, तो कहीं ना कहीं से, या फिर उनके ऑथर के नेम्स में से आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आ ही जाता है मार्केटिंग मिक्स में से। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स बीकॉम की, एमकॉम की कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या बीकॉम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं कॉमर्स के अंदर, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इसको एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? सबसे पहले मैं इसका मीनिंग आपको बता दूं। बेसिकली ना, जो मार्केटर होता है ना वो कई सारे मार्केटिंग टूल्स का यूज़ करता है। कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, उनका मिला के उनका एक सेट बनता है और उन वेरिएबल्स को एक मार्केटर यूज़ करता है अपने जो मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स है उनको पूरा करने के लिए, प्लस एक उसके बिज़नेस को एक सही डायरेक्शन मिल जाए, है ना। मतलब वो वेरिएबल्स जो है बेसिकली उसको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसके बिज़नेस को सही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि उसको क्या, कैसे, कितना करना है, प्रोडक्ट कैसा होगा, प्राइसिंग कैसा होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बेसिकली इसमें क्या रहता है कि वो सब चीज़ों में गाइड करता है एक बिजनेसमैन को। उसके अलावा जो एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो फुलफ़िल करने में हेल्पफुल रहते हैं। जो ये कई सारे जो वेरिएबल्स का सेट होता है जिनको हम मार्केटिंग टूल्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। इन सबको मिला के, मतलब जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स आते हैं, जितने भी इसके अंदर टूल्स आते हैं, उन सबको मिला के मार्केटिंग मिक्स बनता है। फाइन। और इनको हम कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, टूल्स भी बोल सकते हैं, वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। इनको हम किसी भी नेम से जान सकते हैं। इनके टोटल मिक्स को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। उसके अलावा बेसिकली 4 टाइप के पीस हमें इसमें पढ़ते हैं, मार्केटिंग मिक्स के अंदर दिए गए हैं 4 टाइप के पीस, 4 पीस। सबसे पहला पी है प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज़ प्राइस, थर्ड वन इज़ प्लेस एंड फोर्थ वन इज़ प्रमोशन। ये 4 पीस हैं जो हम मार्केटिंग मिक्स के अंदर आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ये 4 पीस हैं। इनको दिया किसने था, इनकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। इसको किसने दिया था, इनको किन्होंने इसका एवोल्यूशन किया था, किन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था, वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले जो मार्केटिंग मिक्स था ना उसके बारे में हम जानते हैं। मार्केटिंग मिक्स जो वर्ड है, जो टर्म है मार्केटिंग मिक्स, इसको सबसे पहले ना यूज़ किया था या डेवलप किया था, किन्होंने किया था? प्रोफेसर नील एच बॉर्डन ने किया था, ठीक है। इतना याद हो गया। मतलब कहने का जो ये हमने मार्केटिंग मिक्स, हमारा जो टॉपिक है ना, इस मार्केटिंग मिक्स टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था या डेवलप किया था प्रोफेसर नील एच बॉर्डन ने, जो कि लंदन का जो स्कूल है दैट इज़ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वहाँ के मतलब थे वो। तो बेसिकली उन्होंने जो है, नील एच बॉर्डन ने मार्केटिंग मिक्स को डेवलप किया था और फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। अभी इन्होंने ऐसे तो नहीं यूज़ किया, इससे पहले भी बहुत लोगों ने इसके बारे में स्टडी की होगी या इससे जो मतलब कहने का जो कुछ मिलता जुलता होगा उसके बारे में रिसर्च की होगी, है ना। उसके बाद जाके इन्होंने ये टर्म निकाली है। इनको जो इंस्पिरेशन मिली थी ना मार्केटिंग मिक्स टर्म निकालने की, वो इंस्पिरेशन किन से मिली थी? वो इंस्पिरेशन मिली थी प्रोफेसर जेम्स कुलिटन से। फाइन। जो प्रोफेसर जेम्स कुलिटन थे उन्होंने जो है इनसे मिलता जुलता कुछ रिसर्च किया, कुछ उनके बारे में लिखा। 1948 के अंदर उन्होंने इस चीज़ के बारे में मेंशन किया था, मतलब इस पर्टिकुलर जो है टॉपिक के बारे में इन्होंने मेंशन किया था। उसके बाद जो है 1948 के अंदर उनसे इंस्पिरेशन लेके 1949 के अंदर, मतलब अगले ही साल, जो प्रोफेसर नील थे इन्होंने क्या किया? मार्केटिंग मिक्स जो एक टर्म बना दी और इसको फर्स्ट टाइम डेवलप किया और यूज़ किया। ये तो थी हिस्ट्री किसकी? जो मार्केटिंग मिक्स हम टॉपिक कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री थी। फाइन। अभी आते हैं जो अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर, मतलब जो हम 4 पीस की बात करते हैं, 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन।
इनको किसने सजेस्ट किया था? ये जो 4 पीस है ना, इन 4 पीस को किसने दिया था, किसने सजेस्ट किया था, किसने क्रिएट किया था? मतलब लगभग बात एक ही है, ठीक है। सो इसको दिया था ई जेरोम मैककार्थी ने 1960 के अंदर। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से क्वेश्चन आए ना आए मार्केटिंग मिक्स की, बट इसमें से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो इसको अच्छे से याद रखिए कि जो मैककार्थी थे, मतलब आप इतना भी याद कर लोगे ना मैककार्थी तो भी इनफ है। सो मैककार्थी जो थे, इन्होंने ये 4 पीस दिए थे। कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। कौन से ईयर में? 1960 ईयर में इन्होंने 4 पीस दिए थे। किन्होंने? मैककार्थी ने। सो ये थी कुछ हिस्ट्री। 4 पीस के बारे में भी हमने जान लिया कि इन्होंने दिए थे, प्लस जो प्रोफेसर नील थे उन्होंने मार्केटिंग मिक्स की टर्म को यूज़ किया था, ये भी हमने जान लिया और इसका मीनिंग भी जान लिया। अब चलते हैं हम आगे, मतलब डिटेल में थोड़ी स्टडी करते हैं कि ये 4 पीस है क्या, इसके अंदर कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, इसके अंदर क्या कुछ देखा जाता है, क्या कुछ स्टडी किया जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रोडक्ट मिक्स। जैसे जैसे नेम है वैसे वैसे इसमें चीज़ें डिसाइड होंगी। लाइक प्रोडक्ट मिक्स है तो सब कुछ जो भी डिसीजंस होंगे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर लिए जाएंगे। ऐसे ही सबके अंदर होगा। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट मिक्स। जैसा कि आप सब जानते होंगे, प्रोडक्ट तो मेन चीज़ होता है कंपनी का, मतलब सारा का सारा जो फोकस होता है ना एक्टिविटीज़ का। प्राइस किसका रखोगे? प्रोडक्ट का। प्रमोट किसको करोगे? प्रोडक्ट को। बेचोगे किसको? प्रोडक्ट को। प्रॉफिट किससे कमाओगे? प्रोडक्ट को। सो ऑटोमेटिकली सी बात है, प्रोडक्ट के इर्द गिर्द ही सभी एक्टिविटीज़ जो है वो घूमती रहती है। सो प्रोडक्ट तो होता है बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसके अलावा जो है प्रोडक्ट के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो टेंजिबल होता है, मतलब प्रोडक्ट खुद ही टेंजिबल होता है ना। बट उसके अलावा जो है कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती है जिसको हम छू नहीं सकते, इंटेंजिबल होती है, बट हाँ वो प्रोडक्ट से कनेक्ट ज़रूर करती है, ठीक है। मतलब लाइक उसका स्टाइल है, अब उसका स्टाइल को मतलब आप छू सकते हो प्रोडक्ट के? नहीं ना, तो वो उसका एक इंटेंजिबल फीचर हो गया उसका स्टाइल, है ना। सो बेसिकली इसके अंदर प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, उसका डिज़ाइनिंग, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, उसका कलर क्या रहेगा, उसका ब्रांड नेम क्या रहेगा, उसकी पैकेजिंग क्या रहेगी, उसकी लेबलिंग क्या रहेगी, उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या रहेगा, उसका आफ्टर सेल सर्विसेज हम क्या देंगे, उसकी प्रोडक्ट लाइंस कितनी होंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बस मैं इसके अंदर इन क्रक्स हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है, एवरीथिंग जब हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट के बारे में तो वो मिलके बनता है प्रोडक्ट मिक्स। फाइन। सो ये था हमारा प्रोडक्ट मिक्स। इसमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, तो थोड़े शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। वो भी दैट इज़ लाइक प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिसके अंदर ना प्रोडक्ट की क्वालिटी तो आप बाद में चेक करोगे, बट सबसे पहले जो आपको चीज़ अट्रैक्ट करती है ना वो उसका डिज़ाइन होता है ना। मतलब लाइक आप किसी शॉप पे गए हो, आप कपड़े ख़रीदने गए हो सकता है किसी पॉइंट पे आप उसकी क्वालिटी बाद में चेक करो, हाथ लगाओगे उसे, पहनोगे, आपको कंफर्टेबल है या नहीं है, मतलब वो चीज़ आप थोड़ा बाद में चेक करो। बट एट वेरी फर्स्ट जो आपका एक अट्रैक्टिवनेस है वो उसके डिज़ाइन से जाती है ना। मतलब अगर उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा है, उसका कलरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है वो ड्रेस जो है, तो इन सेकेंड आपको वो ऐसे आई कैचिंग होगी, है ना, आपको अट्रैक्टिव लगेगी और आप उसे पसंद कर लोगे। सो इसका डिज़ाइन जो है ना, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक शूज़ हो गए, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, फर्नीचर हो गया, क्रोकरी हो गया, इन सब चीज़ों में तो स्पेसिफिकली डिज़ाइन, उसका मतलब जो बाहरी आउटलुक होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके अलावा जो है प्रोडक्ट लाइन हम देखते हैं। प्रोडक्ट लाइन बेसिकली क्या होता है, एक कंपनी ना कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है बट वो आपस में ना क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अब ऑब्वियसली सी बात है, एक कंपनी अभी लाइक एलजी है ना, एलजी कंपनी है या सोनी कंपनी है, कोई भी है, तो हम एलजी के लेके चलते हैं। लाइक वो एलईडीज़ भी बनाती है ना, वो जो है एसीज़ भी बनाती है, वो फ्रिज भी बनाती है। सो मतलब ऐसे कई सारे टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक एसी हो गया, एलईडी हो गई, सो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है ना। वॉशिंग मशीन होती है, एलजी की वॉशिंग मशीन आती है। सो बेसिकली इसमें क्या रहता है, अभी प्रोडक्ट तो अलग अलग टाइप के हो गए, लाइक वॉशिंग मशीन एक हो गया,
LED एक हो गई, ठीक है, या मतलब ऐसे आप ऐसे 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे वो बनाती है, तो अभी ये एक प्रोडक्ट लाइन होगी, ये एक होगी प्रोडक्ट लाइन, और ये दूसरी प्रोडक्ट लाइन होगी। अब इसके अंदर वो जितने भी डिज़ाइंस निकालेगी, जितने भी पैटर्न्स निकालेगी, वो मिलके क्या बनेंगे, एक प्रोडक्ट लाइन बनेंगे। इसके अंदर फर्दर वो कई सारे ऐसे मतलब डिज़ाइंस निकालेगी, कई सारे उसके अंदर मॉडल्स होंगे, कई सारे टाइप्स होंगे, तो वो मिलके क्या बनेगी, एक प्रोडक्ट लाइन बनेगी। वॉशिंग मशीन की एक हो गई, LEDs की एक हो गई, है ना। सो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन, जो कि आपस में क्लोजली रिलेट करते हैं प्रोडक्ट्स। और सिंगल ब्रांड के अंदर भी कई सारे क्लोजली ऐसे मतलब कई सारे निकाले जाते हैं। लाइक मैंने आपको बताया LG सिंगल ब्रांड हो गया, सो उसके अंदर बेसिकली सेम कंपनी है, ठीक है, सिंगल ब्रांड है, उसके अंदर भी कंपनी कई सारी प्रोडक्ट्स लाइन बना सकती है। उसके अलावा जो है कंपनी ये भी कर सकती है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम्स में से, ऐसा भी कंपनी कर सकती है। लाइक कंपनी तो एक ही है, कंपनी का नाम एक है, बट वो कई सारे ब्रांड्स के कई सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, सो ऐसा भी कर सकती है कंपनी। सो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। अभी इसमें कंपनी ये चीज़ डिसाइड करेगी कि कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, किस किस टाइप के बनाने हैं, कितनी प्रोडक्ट लाइन बनानी है, छोटी है बड़ी है, वो सब चीज़ें जो है प्रोडक्ट लाइन के अंदर डिसाइड की जाती है। लाइक मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल भी मैंशन किया, लाइक कि एक प्रोडक्ट लाइन तो होगी हेयर केयर के प्रोडक्ट्स की, और दूसरी प्रोडक्ट लाइन होगी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की, है ना। सो ये अभी केयर प्रोडक्ट्स हैं, बट एक तो है जो हेयर के लिए है और एक है स्किन के लिए। सो लगभग रिलेट हो सकते हैं, है ना। कॉस्मेटिक्स के हो गए, सो रिलेट हो सकते हैं, बट थोड़े थोड़े डिफरेंट हो गए। सो ऐसे करके 2 लाइन्स बन जाती हैं। उसके अलावा जो है प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो गए। पहले जो कस्टमर्स होते थे ना, बहुत सालों पहले, उस टाइम पे क्या होता था, लोग ज़्यादा प्राइस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, आज भी देते हैं, बट आज उससे ज़्यादा क्वालिटी को देते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देते हैं। अपने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं। सो इस वजह से जो है, सो आपका कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में, क्या उसकी डिज़ाइनिंग है, क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये सब चीज़ें जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर डिसाइड किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स अच्छी ही होनी चाहिए क्वालिटी, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, है ना। सो इसके अंदर जो है क्वालिटी हम ऐसे भी फिक्स कर सकते हैं, साइज़, वेट, कलर, फ्लेवर एट्सेट्रा, किसी भी बेसिस पे हम क्वालिटी को फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पे। ब्रांडिंग ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, जितना अच्छा ब्रांड उतनी ज़्यादा अच्छी सेल और उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट होती है ना। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है, राइट। सो ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके अंदर जो है ब्रांडिंग के अंदर एक कंपनी ये चीज़ डिसाइड करती है कि इसका ब्रांड नेम क्या होगा। ब्रांड नेम एक नेम भी हो सकता है, कोई मार्क भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है। बेसिकली ऐसा होना चाहिए ब्रांड नेम जिसको ना मतलब ऐसे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए बोलने में। इतना लंबा चौड़ा नाम रख दिया आपने अपने प्रोडक्ट के ब्रांड नेम, मतलब जो है मतलब ब्रांड नेम है प्रोडक्ट का उसका, और लोगों को बोलने में ही दिक्कत हो रही है, या फिर उनको ऐसे याद ही नहीं है, एक बार सुन लिया बस ठीक है, मुड़ के उनको याद ही नहीं है। तो ऐसा मत रखो जिसको लोग इजीली रिमेंबर कर सकें और इजीली प्रोनाउंस कर सकें, इजीली अच्छे से, मतलब ऐसा होना चाहिए आपका ब्रांड नेम बेसिकली जो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट हो। मतलब जो कॉम्पिटिटर है ना, एक यूनिकनेस होनी चाहिए, हट के होना चाहिए बिल्कुल ऐसा ब्रांड नेम। तो डिस्टिंक्ट जो है डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। उसके अलावा जो है ऐसा होना चाहिए जो खुद ब खुद ही प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर दे। सो ब्रांड नेम डिसाइड करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स वेरी मतलब मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है टास्क, बट अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट लेबलिंग के, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर लेबल के बारे में भी डिसाइड किया जाता है। लेबलिंग के अंदर बेसिकली ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है कि लेबलिंग के ऊपर क्या कुछ मेंशन किया जाएगा, है ना। वो कौन से कलर की ऐसे लगानी है लेबलिंग प्रोडक्ट के ऊपर। उसके अलावा जो है उसमें क्या कुछ डिटेल्स मेंशन करनी है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें लेबलिंग कंपलसरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। लाइक फूड आइटम्स होगी, खाने पीने की चीज़ों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, एक्सपायरी डेट होगी, सब कुछ, नेम, एड्रेस, एवरीथिंग, एवरी डिटेल लिखी होती है, राइट। उसके अलावा मेडिसिन होगी या कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हो गए। सो ऐसे प्रोडक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, मतलब होनी ही होनी चाहिए लेबलिंग।
और इसमें क्या होता है जिसमें ना मतलब एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, प्राइस, सब कुछ एवरीथिंग उसके अंदर डिटेल्स होती है लेबलिंग के अंदर। और इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती है कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे आपको स्टोर करके रखना है, कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी, एवरीथिंग उस पर मेंशन होता है। सो इसके बारे में डिसाइड करना कि क्या कुछ उसमें मेंशन करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ इसके अंदर डिसाइड की जाती है। सो ये था हमारा प्रोडक्ट मिक्स पहला पी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अभी कंपनी को ये गाइड करेगा, है ना। कंपनी अपनी प्रोडक्ट पॉलिसी बनाएंगी कि उसमें कैसा ब्रांड नेम रखना है, क्या उसकी क्वालिटी रखनी है, क्या उसका साइज़ रखना है, क्या उसकी पैकेजिंग रखनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इन दिस वे क्या होता है, एक मार्केटर को ये गाइड करता है प्रोडक्ट मिक्स। फाइन, आगे हम चलते हैं सेकंड पी पे, जो कि मार्केटिंग मिक्स का सेकंड पी है, प्राइस मिक्स। अभी जैसे हमने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पढ़ा, है ना, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड होगा, वैसे ही प्राइस के अंदर प्राइस के बारे में डिसाइड होगा। सिंपल। इसमें क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा, लाइक कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का है, तो 100 रुपये जो आप पे कर रहे हो, उसके बदले में आप प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस, जो इन टर्म्स ऑफ मनी होता है ना। सो इसको हम प्राइस बोलते हैं। उसके अलावा जो है प्राइस ऐसा होना चाहिए कि वो कंपनी को भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे, प्लस एट द सेम टाइम जो कस्टमर है उसको भी बहुत ज़्यादा ना लगे प्राइस, मतलब बहुत अननेसेसरी हाई प्राइस ना लगे। अभी ऐसा प्रोडक्ट रख दिया, ऐसा प्राइस रख दिया कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख दिया, तो कस्टमर आएंगे ही नहीं, वो तो दूसरे के पास जाएंगे, है ना, आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। दूसरा बेच रहा है 100 में, आप बेच रहे हो 150 में, कौन आएगा, है ना। उसके अलावा जो है, अगर आपने बहुत ज़्यादा कम प्राइसेस रख दिया, कॉम्पिटिटर ने रख रखा है 100 रुपये, आपने रख दिया 80 रुपये, और ये सोच के कि कस्टमर आएंगे, सेल्स बढ़ेगी, बट आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही 90 रुपये आ रही है, तो 10 रुपये तो आप लॉस में जा रहे हो, है ना। या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में हो सकता है जा रहे हो, या बहुत ज़्यादा मिनिमम सा 2 रुपये 3 रुपये ऐसे प्रॉफिट कमा रहे हो। सो बेसिकली इतना भी कम ना रखो कि कंपनी के पास भी कुछ ना बचे, और इतना भी ज़्यादा मत रखो कि कस्टमर ही भाग जाएँ, अपने आए ही ना अपने पास। सो मीडियम होना चाहिए, ऐसा दोनों को बैलेंस करके प्राइसेस रखो। उसके अलावा जो होता है, कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा प्राइसेस। लाइक अभी कुछ कस्टमर होते हैं जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। आपकी जो टारगेट मार्केट है, जिसको आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, जिन कस्टमर्स को, उनका देखो कि वो सोसाइटी के किस सेक्शन में आते हैं, कैसा है उनका सिस्टम सारा, मतलब जो फाइनेंशियली है। अगर तो वो प्राइस सेंसिटिव है, उनका ऐसा नेचर है कि मतलब, या प्लस उनकी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली फैमिली सिस्टम होता है, सब कुछ होता है। सो अगर वो प्राइस सेंसिटिव हैं, थोड़ा कम प्राइसेस रखो, ठीक है, क्योंकि वो प्राइसेस कम होगा तभी अट्रैक्ट होके आएंगे। और अगर आपका जो टारगेट मार्केट है वो ऐसे लग्जरी कुछ है, थोड़ा मतलब हाईएस्ट स्टेटस वाले लोग हैं, थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जो प्रेस्टीज कॉन्शियस होते हैं, जो अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ऐसा है कस्टमर्स, तो थोड़ा ज़्यादा प्राइसेस रखो, है ना। तो चलता है, ज़्यादा प्राइसेस रखोगे बिकॉज वो फिर भी आएंगे, क्योंकि उन्हें तो अपनी प्रेस्टीज की है मेनली। सो ऐसा होना चाहिए प्राइस। उसके अलावा जो है, इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है जैसे मैंने प्रोडक्ट में डिस्कस किए, वैसे मैं प्राइसेस में भी डिस्कस कर रही हूँ। लाइक सबसे पहले तो इसमें प्राइसिंग पॉलिसीज़ के बारे में डिसाइड किया जाता है कि हमारी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या होगी। और प्राइसिंग जब पॉलिसी बनाते हैं ना, तो उसमें अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं बेसिकली जो अफेक्ट करते हैं, और कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है प्राइस सेट करने से पहले। लाइक कॉस्ट कितनी आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो होता है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, तभी उसमें आप मार्जिन ऐड करोगे, है ना। उसके अलावा जो है कॉम्पिटिटर का प्राइसेस कितना है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा आपका प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, डिमांड कैसी है मार्केट में, प्रोडक्ट की डिमांड है नहीं, आप इतना हाई प्राइसेस रख के बैठ गए तो कोई आएगा ही नहीं ना, पहली डिमांड नहीं है, ऊपर से इतना चक दिया प्राइसेस, तो कोई भी नहीं आएगा। उसके अलावा जो है कंपटीशन कितना है। कई बार गवर्नमेंट भी ऐसे ना रूल्स बना देती है, लाइक उन्होंने सेट कर दिया कि इससे ज़्यादा प्राइसेस नहीं होना चाहिए। इन दैट केस आपको उससे ज़्यादा रखना ही नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो मतलब कहने का कि सारे के सारे फैक्टर्स आप इसमें डिसाइड करके, सारे के सारे फैक्टर्स आप इसमें ध्यान में रख के ही प्राइसेस सेट करोगे, प्राइसिंग पॉलिसी बनाओगे। उसके बाद जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या रहेगी। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि कोई भी कंपनी है उसको क्रेडिट पे, उधार पे तो बेचना ही पड़ता है माल, है ना, स्टॉक करना ही पड़ता है सेल क्रेडिट पे, ताकि उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो। प्रॉपर ऐसे कैश में तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर सामने से जो है कस्टमर है वो चाहते, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें उधार में मिले, चाहे 10 दिन की उधार मिल जाए, 15 दिन की मिल जाए, बट उधार में मिले। सो बेसिकली क्रेडिट सेल्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि ये लिक्विडिटी को कम करती है। अब ऑब्वियसली सी बात है, आप जिनसे माल ले रहे हो पीछे से, जिनसे स्टॉक ले रहे हो, लाइक होल सेलर है, मैन्युफैक्चरर्स है, उनसे आप स्टॉक ले रहे हो सारा,
उनको तो आप कैश पेमेंट कर रहे हो, और आगे जब आप कस्टमर को बेच रहे हो तो वो आपको क्रेडिट पे उनको बेच रहे हो, उनसे अभी कैश पेमेंट आ नहीं रहा, तो बेसिकली आपका जो मनी है वो तो ब्लॉक होके रह गया ना एक तरीके से। तो इससे आपकी लिक्विडिटी पोजीशन तो भले ही रिड्यूस होती है, बट हाँ, इससे जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होती है इन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, और सेल्स इंक्रीज़ तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़। सो बेसिकली इसमें ये चीज़ें डिसाइड की जाती है कि हमें मतलब टोटल सेल्स में से कितना % हमें उधार में सेल करना है, प्लस क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। लाइक अगर हम उधार दे रहे हैं तो 10 दिन से ज़्यादा किसी को उधार में नहीं बेचना, चाहे अपना रिश्तेदार भी आ जाए तो भी उसको 10 दिन से ज़्यादा उधार में नहीं बेचना। सो ऐसा कुछ जो टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, वो सब इसमें डिसाइड की जाती हैं। उसके अलावा अगर 10 दिन से ज़्यादा पेमेंट हुई तो इतना % इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर डिसाइड की जाती हैं। उसके बाद आता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है। ये भी पॉलिसी डिसाइड की जाती है कि कंपनी रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मेंटेन करके चलेगी या नहीं चलेगी। लाइक MRP होता है, लिखा होता है ना प्रोडक्ट के ऊपर। सो कई बार जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो उसकी यही कोशिश होती है कि जब भी मेरा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक जाए तो वो MRP मतलब जो प्राइसेस जो सेट किए हुए हैं उसी पे जाए। अननेसेसरी जो बीच में या आधे रिटेलर्स या होलसेलर वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस उसमें ऐड ना करते, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बहुत महंगा ना बेचे कस्टमर्स को, उसकी यही कोशिश रहती है। और इससे क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर की गुडविल भी इंक्रीज़ होती है। सो इसके बारे में भी डिसीजन लेना, प्लस उसके बारे में भी मतलब ऐसा कोशिश करना, इसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि कितना प्राइसेस पे बेचा जाएगा और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद जो है प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। प्रॉफिट मार्जिन में वही है, कितना मार्जिन ऐड करके चलोगे। 90 रुपये कॉस्ट आ रही है, 10 रुपये ऐड किया, 100 रुपये में बेचा। सो ये चीज़ डिसाइड की जाती है इसके अंदर। सो ये था हमारा प्राइस मिक्स, हमारा हो गया प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट, हमारा हो गया प्राइस मिक्स कंप्लीट। बता दिया मैंने दोनों में क्या कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रमोशन मिक्स पे। अभी प्रमोशन मिक्स में ये डिसाइड किया जाता है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसको प्राइसेस आपने सेट किया, बट ऐसे तो नहीं है, प्राइसेस भी सेट कर लिया, प्रोडक्ट भी बढ़िया सा बना दिया, लेके बैठे शॉप पे। कस्टमर्स तो तभी आएंगे ना जब उनको बताओगे कि हाँ भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, ये इतने प्राइसेस में मिल रहा है, ये इस फलानी शॉप पे मिल रहा है, आपको इस एड्रेस पे अवेलेबल है, तो उन तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचानी होगी ना। मतलब उनको प्रोडक्ट तो प्रमोट करना ही पड़ेगा ना। सो उनको प्रोडक्ट प्रमोट करने के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। ये प्रमोशन मिक्स बेसिकली डील करता है किस चीज़ से, कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है जिसके थ्रू एक कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ होगी, जिसके थ्रू उनके जो प्रोडक्ट के बारे में प्लस उनकी कंपनी के बारे में कस्टमर्स लोगों को पता लगेगा, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी, इस चीज़ से डील करता है। अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, मतलब कस्टमर तक अभी लाइक टीवी पे आप ऐड दे रहे हो तो कस्टमर तक ऐड जा रही है, उन तक इन्फॉर्मेशन जा रही है। अभी आप एक एक के पास तो जा नहीं सकते हो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, है ना। अगर आपका वाइड मार्केट है, वाइड एरिया है, तो आप एक एक के पास तो जा नहीं सकते हो। तो इन दिस वे क्या होता है, जो प्रमोशन मीन होता है ना, वो एक तरीके से मीडिएटर बनता है। मतलब एज अ मैन्युफैक्चरर अगर मेरे को मेरे प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचानी है तो मैं प्रमोशन मीन्स का सहारा लूँगी। सो वो एज अ कम्युनिकेटर बनता है, एज अ कम्युनिकेशन का मीन्स बनता है। दैट्स वाई हम इसको मार्केट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, प्लस कम्युनिकेशन मिक्स भी बोलते हैं। सो अगर प्रमोशन मिक्स आता है, चाहे आपका कम्युनिकेशन मिक्स आता है, बात एक, ये तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो है इसके अंदर कई सारी हम टेक्निक्स के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। लाइक एक कंपनी ये डिसाइड करेगी अगर उसे प्रमोशन करनी है प्रोडक्ट की तो वो कौन सा मीन्स सिलेक्ट करेगी, वो एडवर्टाइजमेंट करेगी या वो पर्सनल सेलिंग करेगी या वो सेल्स प्रमोशन करेगी या पब्लिसिटी करेगी, वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकती है। इन सब के बारे में डिटेल में सेपरेट हम जब चैप्टर करेंगे ना तभी पढ़ेंगे ही। उसके अलावा जो अभी आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ, एडवर्टाइजिंग के थ्रू करनी है। लाइक तो एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि मतलब जो मास मीडिया तक जाती है ना, लाइक टीवी पे ऐड दे रहे हैं, अब टीवी पे दे रहे हैं तो खर्चा तो लगेगा ही, तो पेड फॉर्म में होता है। अभी हमारा तो उसमें कोई ऐसे पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो रहा, कस्टमर्स टीवी के थ्रू सभी जनता के पास जा रहा है मैसेज अपना, तो वो नॉन पर्सनल होता है, मतलब पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता, फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता, पेड फॉर्म में होता है। और प्रमोशन की जाती है आइडियाज़ की बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब जो बेसिकली इसका खर्चा वगैरह उठाता है, जो स्पॉन्सरशिप देता है। उसके अलावा जो है इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ डिसाइड की जाती है एडवर्टाइजिंग के अंदर कि अगर हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हाँ भी हमें एडवर्टाइजिंग करनी है, तो हमें अब
अगला स्टेप हमारा ये होगा कि इसमें हम ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे कि हमारा मैसेज क्या होगा, क्या मीडिया के थ्रू पहुंचानी है, क्या शेड्यूलिंग करनी है, क्या टाइम होगा, क्या बजट होगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर डिसाइड की जाती हैं। प्रमोशन मिक्स के अंदर ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं अगर हमने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करना है ना। सो उसके अलावा जो है लाइक अभी कोई बच्चों की ऐड है ना, कोई बच्चों का हमारा प्रोडक्ट और बच्चों की ऐड है और वो आप सुबह दे रहे हो, आपने कुछ डिसाइड किया नहीं, चक्के मुँह आपने सुबह ऐड देनी शुरू कर दिया। बच्चे स्कूल में होते हैं, बच्चा कोई होता ही नहीं है उस टाइम पे घर पे, तो कौन देखेगा, आपकी ऐड नहीं देखेंगे ना। तो आप उस हिसाब से टाइमिंग सेट करोगे और शेड्यूलिंग करोगे कि हाँ भाई शाम को या रात को जब बच्चे खेलते हैं, जब बच्चे टीवी देखते हैं, तो उस टाइम पे लाइक कार्टून चैनल्स वगैरह डिसाइड करना किस पे एड्स देनी है अपने प्रोडक्ट की, है ना। सो बेसिकली ये सब चीज़ें इसके अंदर डिसाइड की जाती हैं। उसके अलावा जो है पर्सनल सेलिंग हो गया, अगर आप पर्सनल सेलिंग अडॉप्ट करते हो प्रमोशन मिक्स के अंदर तो आप ये चीज़ डिसाइड करोगे कि हमारा सेल्स पर्सन कौन होगा। लाइक पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, एक सेल्समैन रखा जाता है और वो पर्सनली फेस टू फेस घर एक एक के घर या ऑफिस में जाके उनको दिखाता है कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, बड़ा बड़ा मतलब ऐसे बात करता है वो कि हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट से, ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर ये बेनिफिट्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हाँ भी आप लीजिए हमारा प्रोडक्ट। सो बेसिकली इसके अंदर सेल्स पर्सन कौन होगा, उसकी क्या ट्रेनिंग रहेगी, उसको कैसे रिक्रूट करना है, उसकी क्या सैलरी होगी, उसको कैसे मोटिवेट करना है, ये सब कुछ जब हम डिसाइड करते हैं पर्सनल सेलिंग के अंदर करते हैं। उसके अलावा बिकॉज वो अच्छे होंगे तभी तो कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट हो पाएगा, है ना, बिकेगा। उसके अलावा सेल्स प्रमोशन है, सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, ये इसके अंदर ना शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, यानी कि ये शॉर्ट टर्म होते हैं कुछ टाइम के लिए। लाइक आपने भी देखे होंगे, आप मार्केट गए होंगे बहुत बार प्रोडक्ट्स लेने, तो आपने भी देखे होंगे कई बार ना ऐसे ऑफर चल रहे होते हैं, है ना। सो उन्हीं ऑफर को हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। कई बार कंपनी चलाती है लाइक 1 के ऊपर 1 फ्री है ना, या फिर ऐसे डिस्काउंट दे दिया, 50% डिस्काउंट दे दिया, सेल 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 ऐसे लिखा होता है ना बहुत बार, या डिस्काउंट दे दिया, या फिर डिफरेंट कॉन्टेस्ट्स कर लिए, है ना, या डिफरेंट ऐसे फ्री गिफ्ट्स प्रोवाइड करवा दिए। सो इस तरीके के जो इंसेंटिव शॉर्ट टर्म कुछ दिनों के लिए, तो बहुत लंबे तो बहुत कंपनी को खर्चा पड़ जाएगा। सो बेसिकली कुछ टाइम के होते हैं, कुछ 3-4 दिनों के लिए, 5-7 दिनों के लिए, मैक्सिमम हफ्ते तक के लिए हो जाएंगे, तो ऐसा रहता है इनका। और इसमें क्या होता है कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अपनी दुकान पे बुलवाने के लिए एक बार ये ऐसे सेल्स प्रमोशन की जाती है, ठीक है, इंसेंटिव्स यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा जो है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन है, इसके अंदर ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि कैसे, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट होगा, उनको कैसे हमें सेटिस्फाई रखना है। पब्लिक के अंदर कई सारी पार्टीज़ आ जाती हैं, लाइक शेयर होल्डर्स हो गए, बैंक्स हो गए, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, सभी आ जाते हैं। सो इन सब पार्टीज़ को कैसे हमें सेटिस्फाई रखना है, इनके साथ कैसे लॉन्ग टर्म अच्छे एक गुडविल बनानी है, लॉन्ग टर्म रिलेशंस बिल्ड करने हैं, ताकि ये लोग अपने पास तो आए ही आए, दोबारा अपने पास तो आए प्लस 4 लोगों के पास जाके पब्लिसिटी भी करें। फ्री में होती है पब्लिसिटी तो, है ना। लाइक आपका कोई दोस्त है, उसने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, आके उसने आपको बताया कि अरे भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, तू भी यूज़ करके देख, फ़लानी कंपनी का है, सही प्राइसेस है, ये वो बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। तो ये क्या हुआ, मतलब एक उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा किया, कंपनी ने बिहेवियर बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट दिया, तो आप और भी 4 लोगों को जाके बताओगे, पब्लिसिटी करोगे, है ना। सो बेसिकली प्रमोशन मिक्स के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि आप कौन सा मीन्स सिलेक्ट करते हो प्रमोट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। सो ये था हमारा 3rd P। और उसके बाद हम चलते हैं 4th P पे, जो कि है प्लेस मिक्स। अभी प्लेस मिक्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर मेनली 2 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप प्लेस में जो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, सो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो मेनली इसके अंदर मैं आपको सीधा यही बताती हूँ एक बार पहले कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आते हैं वो आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर ये चीज़ डिसाइड की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर कि लाइक अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली नहीं बेचना प्रोडक्ट, तो आप जो है अपने कस्टमर्स तक कैसे प्रोडक्ट पहुँचाओगे। आप पहले होलसेलर को प्रोडक्ट दोगे, फिर वो आगे रिटेलर को देगा, फिर वो कस्टमर को देगा, ऐसा होगा। या फिर आप सीधा रिटेलर
रीटेलर को दोगे फिर वो कस्टमर को देगा, होलसेलर को काट देंगे, बीच में से स्किप कर देंगे, या फिर आप होलसेलर को दोगे, रिटेलर्स को काट दोगे, सीधा फिर वो कस्टमर को देगा। सो ऐसा सब, या फिर आप एजेंट्स भी अपॉइंट कर सकते हो, है ना, कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट एरियाज़ के लिए। सो बेसिकली जब ये चीज़ डिसाइड की जाती है, मतलब प्लेस मिक्स के अंदर बेसिकली ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा, उसको सिलेक्ट करना, उसमें कितने बंदे होंगे, कितने मीडिएटर्स होंगे, ठीक है, और कैसे कैसे होंगे, होलसेलर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, एवरीथिंग जो इस चीज़ के बारे में डिसाइड की जाती है किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर, जो कि आता है किसके अंदर, प्लेस मिक्स के अंदर। उसके अलावा जो है इसमें आ जाता है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसके अंदर हम एक कंपनी जो होती है वो ये चीज़ डिसाइड करती है कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कैसा होगा या वेयर हाउसिंग कैसी होगी। इसके अंदर अभी कंपनी है, अभी ऑब्वियसली सी बात है, प्रोडक्शन अभी एक प्लेस पे होती है ना, एक फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। हो सकता है उसका प्रोडक्ट जो है वो विद इन सिटी बहुत जगह पे जाता हो सकता है उसका प्रोडक्ट जो है वो कई सारी दूसरी स्टेट्स में जाता हो, दूसरी सिटीज़ में जाता हो, या दूसरी स्टेट्स में जाता हो, या हो सकता है उसका प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया भी जाता हो, या है ना, मतलब ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं, कोई बिज़नेस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके कस्टमर्स कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, मतलब ठीक है, वो कौन से कोने में है देश के। सो उस चीज़ के बारे में अभी उन तक प्रोडक्ट तो पहुंचाना पड़ेगा ना, आपने बना के रख दिया फैक्ट्री पे, बट उनको ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। अभी वो जिस रास्ते से होके ट्रांसपोर्ट होके जाएगा वो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स डिसाइड करना, प्लस अभी कोई भी अभी है वेयर हाउसिंग के बारे में डिसाइड करते हैं। वेयर हाउसिंग आप सबको पता होगा, लाइक स्टोर किए जाते हैं जब प्रोडक्ट, है ना, उसे हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। अभी जो कस्टमर है वो तो कभी भी आ सकता है, डिमांड कर सकता है, अभी अपने पास स्टॉक ही नहीं पड़ा तो उसको तो खाली जाना पड़ेगा, है ना, तो अपने को स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो जिस जगह पे हम स्टॉक करके रखते हैं उसको हम वेयर हाउस कहते हैं, लाइक वो गोडाउन टाइप होता है एक। उसके अलावा कितना स्टॉक रखना है, लाइक कितनी इन्वेंट्री रखनी है, बहुत ज़्यादा भी ना हो नहीं तो ख़राब हो जाएगा, बहुत कम भी ना हो और कहीं कमी ना पड़ जाए, है ना। सो बेसिकली ये सब चीज़ें जब डिसाइड की जाती हैं, इसका हम डिटेल में हम करेंगे आगे। अभी मार्केटिंग मिक्स के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में डिसाइड किया जाता है। सो उसके अलावा जो अभी हम पीछे चलते हैं, लाइक इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये लास्ट एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, बहुत अच्छा उसका बढ़िया प्राइसेस रख दिया और बढ़िया तरीके से उसको प्रमोट कर दिया, कस्टमर्स को अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में, ये सब कुछ कर लिया, बट एट द एंड आपने कस्टमर तक प्रोडक्ट ही बहुत सही कन्वीनियंट तरीके से नहीं पहुंचाया तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। एट द एंड जो है अभी कस्टमर आपके पास आया तो आपके पास स्टॉक ही नहीं पड़ा, तो क्या फ़ायदा अच्छे प्राइसेस का या अच्छे प्रोडक्ट का या अच्छी प्रमोशन का, आपके पास स्टॉक ही नहीं पड़ा जब, है ना, या आपने कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर जो है प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते टूट ही गया, है ना। सो बेसिकली जो होता है कि कन्वीनियंटली जो है उन तक प्रोडक्ट पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। राइट कस्टमर, राइट प्लेस, राइट वे, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट फॉर्म, प्रोडक्ट पहुंचाना ज़रूरी होता है। सो आगे ये थे हमारे 4 P's जिसमें हमने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में पढ़ा। जब इन सब चीज़ों के बारे में डिसाइड किया जाता है सो ये चारों चीज़ें मिलके क्या बनती है, हमारा मार्केटिंग मिक्स बनती है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है छोटा सा, मतलब बस इतना ही है, 2 ही स्लाइड्स रह गई हैं। इसमें हम आगे जो 3 P's है उसके बारे में भी पढ़ेंगे जो एक्सटेंड किए गए थे। अभी ना बूम्स एंड बिटनर नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने 1981 के अंदर जो 4 P's तो ऑलरेडी बने हुए थे उसमें ना 3 P's और इंक्लूड कर दिए। ये 3 और P's इंक्लूड कर दिए तो मिलके कितने बन गए, 4 + 3 7, है ना। सो बेसिकली उसने क्या किया था, उसने जो मार्केटिंग मिक्स है उसको एक्सपेंड या एक्सटेंड कर दिया था, उसको बढ़ा दिया था। पहले मार्केटिंग मिक्स कितना था, 4 का था, उसके अंदर 3 और P's उसने ऐड कर दिए तो टोटल बन गए 7 P's। अभी और ये 7 P's यानी कि जो इसने 3 जो एडिशनल P's दिए हैं वो किस सेक्टर के लिए दिए हैं या वो किस सेक्टर में यूज़ होते हैं, वो होते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। ये बात ज़रूर याद करना बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, आई थिंक आया भी हुआ है पहले, तो इसके अंदर मतलब इनडायरेक्टली आया भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन कि सर्विस सेक्टर के अंदर कौन से और 3 P's हैं जो ऐसे जुड़ते हैं।
है ना। तो वो ये पॉइंट तो अच्छे से याद रखना। तो सर्विस सेक्टर के अंदर वो 4 पीस तो रहते हैं, उसके अलावा जो 3 और एडिशनल पीस जुड़ते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके पहले जो है मैंने आपको ये बताई दिया, इनका पूरा नेम था बर्नार्ड बूम्स एंड मैरी बिटनर, जिन्होंने 3 एडिशनल पीस दिए थे या फिर एक्सटेंडेड 7 पीस दिए थे। तो कुछ भी आ जाए कन्फ्यूज़ मत होना, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि एक्सटेंडेड 7 पीस किसने दिए थे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ये 4 पीस की बात कर रहा है या 3 पीस की बात कर रहा है। तो अभी सामने क्या लिखा है, एक्सटेंडेड 7 पीस लिखा है ना, तो ये किसने दिए थे, बूम्स एंड बिटनर ने। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो 4 पीस थे उसको एक्सटेंड किसने किया था, तो वो किसने किया था, बूम्स एंड बिटनर ने 1981 में। चलिए पढ़ते हैं। अभी जो 3 पीस थे, सबसे पहला इसमें पी इन्होंने दिया था पीपल, ठीक है। इसको आप ऐसा कुछ क्रोनोलॉजिकल नहीं है, मतलब वैसे बता रही हूँ कि पीपल दिया था। पीपल में क्या होता है, अभी कोई भी सर्विस है, सर्विस सेक्टर में आप सबको पता ही होगा कि कोई ऐसे हाथ में देने वाला प्रोडक्ट तो पर्टिकुलर होता नहीं है ना। अभी कोई प्लम्बर आया है आपके घर में सर्विस देने आया है, तो आप उसका सर्विस देखोगे, उसका एटीट्यूड देखोगे, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका स्टाइल कैसा है, ये सब चीज़ें देखोगे, है ना। उसके काम करने का तरीका कैसा है, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करोगे, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, मतलब इसमें हर एक बंदा ही सेल्स पर्सन होता है। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या होता है, सर्विस मार्केटिंग के अंदर जो पर्सन सर्विस दे रहे हैं वो तो है ही पर्सन, मतलब वो तो सर्विस सेक्टर के अंदर वो तो है ही सेल्स पर्सन, प्लस जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो भी सेल्स पर्सन हो गए। सो बेसिकली इसमें क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, मतलब जो गुड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो तो हो गए पर्सन्स, यानी कि सेल्स पर्सन, बट जो उन तक जा रहा है मेन थिंग जो है वो क्या होता है, वो एक प्रोडक्ट के रूप में जाता है, राइट। वो कोई पर्सन के रूप में नहीं जाता, प्रोडक्ट के रूप में जाता है। बट सर्विस सेक्टर के अंदर दोनों ही चीज़ें जाती भी सर्विस है पर्सन्स की, तो एक भी मतलब बेसिकली पर्सन ही हो गए वो भी, और जो प्रमोट कर रहे हैं वो भी पर्सन हो गए, ठीक है। सो इस वजह से पीपल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने ऐसा माना था कि सर्विस सेक्टर के अंदर होता है कि पीपल को सही डिसाइड करना, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर सही होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बिकेगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है मतलब इसमें पीपल का ध्यान रखिए, उसको ट्रेनिंग वगैरह दीजिए, है ना, उसको अच्छे से ऐसे मोटिवेट कीजिए ताकि वो अच्छा काम करें। सो इसके बारे में ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आता है प्रोसेस में क्या होता है कि कस्टमर को किस तरह से मतलब सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, कस्टमर को किस तरह से किस प्रोसेस के थ्रू उसको सर्व किया जा रहा है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में गए, ठीक है, अभी बैंक में आपको बहुत ऐसा कुछ बड़ा काम है और पूरा ही आपको लोन वगैरह लेना है कुछ बैंक से, तो आपको पहले आप सारा प्रोसेस पूछते हो ना, और वो भी बताते हैं ना कि हाँ भी भाई ये प्रोसेस है, ऐसा ऐसा रहेगा, पहले ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़, फिर वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, फिर ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, है ना। सब कुछ वो बताते हैं। प्लस वो ये भी बताते हैं कि अगर आपने आज अप्लाई किया तो विदिन 1 मंथ आपको लोन मिल जाएगा, सेंक्शन हो जाएगा, या विदिन 2 मंथ्स आपको सेंक्शन हो जाएगा लोन, है ना। सो वो ये चीज़ बताते हैं ना। तो इन दिस वे कि जो एक मार्केटर है वो कम्युनिकेट करता है प्रोसेस प्लस टाइम रिक्वायर्ड, मतलब वो किस तरीके से कस्टमर को सर्व कर रहा है। वो एक ऐसा मतलब बैंक में है बंदा जो लोन तो प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो ढंग से कस्टमर को कोई प्रोसेस बता रहा है, ठीक है, ना ही कस्टमर को कुछ टाइम बता रहा है, तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा ना, कस्टमर तो डिससेटिस्फाई हो जाएगा, वो कहेगा क्या बैंक है, मैं नहीं लेता इससे लोन, है ना। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस रहता है डिलीवरी का, जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप लोन दे रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जब आप डिलीवरी दे रहे हो, यानी कि जब आप लोन दे रहे हो, तो उस टाइम पे क्या आप प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हो, प्लस कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ, वो चीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहती है, कैसे आप सर्व कर रहे हो कस्टमर के साथ, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट पी रहता है। उसके बाद जो है सर्विस सेक्टर के अंदर जो रहता है थर्ड, जो इन्होंने एडिशनल पी में दिया था, वो है फिजिकल एविडेंस। अभी फिज़िकल एविडेंस बेसिकली जो एक जिसको हम छू सकें, है ना। बट अभी क्या होता है ना, प्रोडक्ट के केसेस में तो फिज़िकल एविडेंस वो खुद प्रोडक्ट भी होता है, प्लस प्रोडक्ट के अंदर और भी 4 चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, है ना। बट सर्विसेज के केस में ना कुछ ऐसा तो होता नहीं है जिसको हम छू सकें, बट ऐसा नहीं होता जिसको हम छू सकें, बट हम ऐसा तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना जिसको एक कस्टमर एक्सपीरियंस कर सके, जिसको फील कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में ही है ना। तो बेसिकली उसी चीज़ को हम फिज़िकल एविडेंस बोलते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। दोबारा समझिए एग्जांपल के साथ, लाइक अभी एक तो है मतलब आप मतलब किसी कहीं होटल में गए, एक तो है मतलब बहुत ज़्यादा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, कुछ एसी नहीं लगा, कुछ उसके वहाँ पानी बहुत गंदा है, फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ऐसे गंदा सा है, उनकी सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो कुछ भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो प्रोवाइड करवा ही नहीं रहे। बस आपका एक होटल है, ठीक है रूम है ना, वहाँ पे कुछ पखा वखा है ना, एसी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ी है, गंदगी सी पड़ी हुई है, मिट्टी विट्टी पड़ी हुई है, तो अब उसमें ज़्यादा जाना प्रेफर करोगे या फिर वहीं कोई अच्छा एक होटल है
जहाँ पे एसी भी लगा है, अच्छा पानी भी, अच्छा खाना भी, मतलब वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, या आप उस होटल में जाना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली सेकंड वन में, है ना। तो ये होती हैं कि जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उसको हम बोलते हैं क्या? फिज़िकल एविडेंस। अगर आप अपना सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, उस सर्विस के दौरान अगर आप एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे रहे हो एज अ फिज़िकल एविडेंस, तो उससे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होता है, कस्टमर उसको फ़ील कर सकता है ना, एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको फ़ील कर सकता है। और अगर वो अच्छा फ़ील करेगा तो इससे जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो तो ऑब्वियसली सी बात है इम्प्रूव होगी, है ना। एक सिंपली एक तो सर्विस प्रोवाइड करवाना, एक प्लस एक्स्ट्रा, अच्छा हाँ भी आप किसी बैंक में गए हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपका काम आपको वहाँ पे खड़ा होना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, सफोकेशन हो गई, इतने ज़्यादा लोग आते हैं। और एक वहीं दूसरे बैंक में गए हो जहाँ पे बहुत अच्छा ऐसा एसी वेसी लगा है ना, तो उसमें ऑब्वियसली आप जाना प्रेफर करोगे क्योंकि वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिल रही है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, लाइक आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो, है ना। अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है, अच्छा एक सैनिटाइज अच्छा किया हुआ है, सब क्लीन है वहाँ पे जो एरिया है। सो ये आता है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में, ठीक है। जो अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो चलेगा, बट हाँ अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। आप बेसिक चीज़ प्रोवाइड करो, बेसिक आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो ठीक है, बट अगर आप साथ में फिजिकल एविडेंस के रूप में एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सी बात है कॉम्पिटिटर के कस्टमर भी आपके पास अट्रैक्ट होंगे, प्लस आपके कस्टमर तो वैसे ही सेटिस्फाई रहेंगे, है ना। सो ये था हमारा फिजिकल एविडेंस। ये थे हमारे बेसिकली 4 पीस पहले। और ये दिए किसने थे 4 पीस? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक सेकेंड। जो ये 4 पीस थे इसको दिया था MC कार्थी ने 1960 के अंदर, और जो 3 पीस थे उसको किन्होंने दिया था? उसको दिया था बूम्स एंड बिटनर ने 1981 के अंदर, ठीक है। पहले जो 4 पीस थे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और जो एक्स्ट्रा 3 पीस सर्विस सेक्टर के अंदर दिए गए हैं दैट इज़ पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो ये थे हमारे 7 पीस मिला के, ठीक है, 4 पीस प्लस 3 पीस। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम करेंगे जो मार्केटिंग मिक्स हमने पढ़ा है ना, इसको कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। सो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस, अभी लंबा हो गया लेक्चर, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको एवरीथिंग अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कुछ क्वेरी भी हो, कुछ भी इशू, प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो अच्छा कमेंट कीजिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।